हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमारी संध्या, टाटा कॉलेज चाईबासा, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए कोर पेपर 11 से मेरा आज का टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आज हम जानेंगे। भारतीय राजनीतिक आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका क्या थी, उनकी नीतियाँ क्या थी, उनका पहुँच कहाँ तक था और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कितना विस्तार दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनका क्या योगदान था, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन है, उसकी शुरुआत तो वस्तुतः दक्षिण अफ्रीका में ही हो चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने उनके जो मौलिक सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा, उसके साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही सफल प्रयोग किया था। और 1915 ईस्वी में जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी जो नीतियाँ थीं, उनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो विचारधारा थी, उसे उन्होंने भारतीय संदर्भ में लागू किया और भारत की आज़ादी की लड़ाई, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज हम गांधी जी के कार्यों के बारे में जानेंगे, उनकी विचारधारा के बारे में जानेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भिन्न भिन्न सोपानों पर उन्होंने कौन कौन सी भूमिका निभाई, कौन कौन सी नीतियाँ बनाई, जन आंदोलनों का कितना विस्तार किया और जन आंदोलन थे उनको किस तरह से हैंडल किया, कंट्रोल में लिया और अपने अनुसार उन्होंने जो राजनीतिक अवसर थे उसका किस तरह से इस्तेमाल किया। इन्हीं तत्वों पर आज हम लोग विचार करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में हो चुकी थी। 1915 में जब वो भारत लौटे तो उस समय भारत की स्थितियां थी वो बड़ी ही विकट थी। क्यों विकट थी? क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो शुरू हो चुका था और अंग्रेजी साम्राज्य पूरे भारत देश को इस युद्ध की आग में लपेटे हुई थी। भारतीय संसाधनों का बहुत बुरी तरीके से अंग्रेजी हित में इस्तेमाल किया जा रहा था। भारतीय संसाधनों को अंग्रेज़ों जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें लगाया जा रहा था, मानव संसाधन का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। उसी परिदृश्य में जब गांधी जी लौट कर आए तो उन्होंने अंग्रेजी हितों का पूरी तरह से समर्थन किया और आम जनता को भी कहा कि आप तन मन धन से अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोगी रवैया अपनाएं ताकि जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के जो कर्ता धर्ता हैं वो हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करें और इसी बराबरी के स्तर पर आकर हम अपने लिए स्वराज की प्राप्ति करें। शुरू में गांधी जी का जो रवैया था वो अंग्रेज़ों के प्रति इतना पॉजिटिव था कि वे स्वयं युद्ध में अंग्रेज़ों की सहायता करने के लिए एम्बुलेंस दल का उन्होंने गठन किया और इस गठन का प्रतिनिधि करने के लिए वो स्वयं अंग्रेज़ों के तरफ से जाने के लिए युद्ध में वो तैयार हो गए। लेकिन अंग्रेज़ों ने स्वयं उनकी सेवा लेने से इनकार कर दी क्योंकि गांधी जी उस समय की जो भारतीय व्यवस्था थी, उस समय की सोच थी, भारतीय विचारों को गांधी जी बहुत बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते थे। इसी कारण उन्हें भारत में ही रहने दिया गया। बाकी संसाधनों का इस्तेमाल तो अंग्रेज अपनी इच्छा के अनुसार कर ही रहे थे। इसी क्रम में
उन्हें भारतीय राजनीति को गहराई से समझने का मौका मिला। उस समय भारत की अंदरूनी परिस्थितियाँ क्या थी, भारतीय राजनीति में क्या हलचल हो रहे थे। भारतीय जनमानस उस समय बड़ा परिपक्व तो नहीं हुआ था, लेकिन जो उथले स्तर पर ही भारतीय जनमानस क्या चाह रहा था, गांधी जी को इन सारी चीज़ों से रूबरू होने का मौका मिला। गांधी जी की एक भारत में भी एक ऐसे नेता की छवि बन गई थी जो किसी भी परिस्थिति का अपने हक में बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल कर लेते थे। यही कारण था कि भारतीय जो आम जनता है उसमें उनकी छवि बड़ी ही योग्य नायक की बन गई थी, जो उनकी समस्याओं का किसी भी तरह से समाधान निकाल सकता है। यही कारण है कि उस समय के जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे, नील आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद का मिल मजदूरों का आंदोलन, उन सब आंदोलनों में गांधी जी को समस्या निवारक के रूप में आमंत्रित किया गया था और गांधी जी ने अपने स्तर पर इन समस्याओं का निवारण भी किया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण आंदोलन के दौरान जब बिहार में नील के किसानों की दुर्दशा उन्होंने जानी, तो जो जमींदार हैं और अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी ने सशक्त कदम उठाए और लोगों, जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उन्हें इस समस्या से काफ़ी हद तक मुक्ति दिलाई। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, इसमें भी उन्होंने लगानबंदी के लिए किसान और जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके बीच वार्ता करवाई और इस समस्या का अपने स्तर पर समाधान निकालने का प्रयास किया। इन सब गांधी जी के इन कार्यों से उस समय की जो भारतीय राजनीति थी उसमें गांधी जी की महत्वपूर्ण पैठ बनती जा रही थी। उनकी एक निश्चित भूमिका तैयार हो रही थी, जो आगे आने वाले समय में उनके लिए उन्हें एक बहुत बड़े राजनेता के रूप में, एक बहुत बड़े जननायक के रूप में स्थापित करने जा रही थी। गांधी जी ने अपने कार्यों द्वारा अपनी इस छवि को या उनकी जो पृष्ठभूमि था उसको और भी मजबूत किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि युद्ध के बाद के दौर में भारतीय जनजीवन था वो बड़ा ही अस्त व्यस्त और एक तरह से अराजकता का शिकार हो गया था, क्योंकि युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद ही 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। इसके तुरंत बाद 1919 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया, जिसमें ऊपरी तौर पर तो कहा गया था कि यह भारतीयों को स्वशासन के लिए तैयार करने के लिए लाया गया अधिनियम है, पर इसकी वास्तविकता थी लोगों को राजनीतिक तौर पर और मानसिक तौर पर जकड़ने की। इसमें जो अधिनियम थे उनका मूल लक्ष्य यही था। इसी बीच रॉलेट एक्ट आया और इसके विरोध में जब सभाएं चल रही थी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इन सब घटनाओं से गांधी जी जो अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति पॉजिटिव रुख अपनाए हुए थे, उनके मन में भी एक तरह की दुर्भावना भरने लगी और वो सोचने लगे कि हमें अंग्रेज़ों से मुक्त होना चाहिए और भारतीय जनमानस को इसके लिए उन्होंने तैयार करने का प्रयास आरंभ कर दिया। गांधी जी की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो बहुत बड़े जन संगठन करता थे। आम आदमी और जो निम्न श्रेणी के व्यक्ति थे
उनके साथ उनका घनिष्ठ संबंध था और यह घनिष्ठ संबंध उनकी सादगी, त्याग और आम जन के प्रति जो उनकी समर्पण की भावना थी, आम जन के प्रति उनकी जो संवेदनशीलता थी, इसके कारण आम जनता गांधी जी के प्रति घनिष्ठता से आकर्षित हुई थी और वह आम जनता के जनप्रिय नेता बन गए थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी गांधी जी जानते थे कि किसी भी तरह का आंदोलन चलाने के लिए इतनी बड़ी जो जनसेना है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए इसे कैसे नियंत्रण रखा जाए, कैसे अपने नियमों और नीतियों के अनुसार इतनी बड़ी जनसंख्या से कार्य करवाया जाए, ये सब गांधी जी इन तत्वों पर विचार करके ही उन्होंने अपने आगे जो आंदोलन शुरू करने वाले थे उन आंदोलनों की नीतियाँ गांधी जी ने तैयार की थी। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये आंदोलन जो था, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे तत्व उपस्थित थे। साथ ही उस समय अंग्रेजी साम्राज्य से विक्षुब्ध हुए आम जनता भी थी जो बड़े आंदोलन के पक्ष में थी। गांधी जी जानते थे कि उग्र कार्रवाई और सशस्त्र रूप से किसी बड़े जन आंदोलन को नहीं लड़ा जा सकता है। जन आंदोलन एक शांतिपूर्ण, सहयोगात्मक और जन आंदोलन का उद्देश्य होता है केवल दबाव बनाना और अपने शांतिपूर्ण कार्यों से, अपनी शांतिपूर्ण असहयोग से जो आप पर शासन करने वाली सत्ता है उनका धीरे धीरे हृदय परिवर्तन करना। इसी उद्देश्य से गांधी जी ने हमेशा अहिंसात्मक आंदोलनों का प्रयोग करने पर बल दिया था और अपने सभी आंदोलनों में उन्होंने इसी प्रकार की नीतियां अपनाई थी। असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन या कोई भी छोटे मोटे क्षेत्रीय घटनाएं होती थी, छोटे मोटे आंदोलन होते थे, हड़ताल होते थे, धरने होते थे, सत्याग्रह अपनाए जाते थे, उनमें गांधी जी कहते थे कि जो सबसे शुद्ध व्यक्ति हो वही स्वयं सेवक बने, वही अपनी वीरता से, अपनी दृढ़ता से सामने वाले जो दमन करने वाले लोग हैं उनका हृदय परिवर्तन करे। गांधी जी के मूल सिद्धांत यही थे। इसी आधार पर गांधी जी जब कांग्रेस के प्रमुख बने तो उन्होंने कांग्रेस को इसी आधार पर संगठित करने का प्रयास किया था। कांग्रेस का संगठन गांधी जी ने सबसे पहले, गांधी जी जानते थे कि कांग्रेस ऐसी संस्था है जो बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ सकती थी। इसीलिए गांधी जी ने ग्राम, तालुका, जिला और नगर में भी हर एक स्तरों पर कांग्रेस की कार्य समितियां स्थापित करवाई और इनमें ऐसे स्वयं सेवकों की भर्ती की जो कांग्रेस के जो लक्ष्य हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो नीति बनाए गए हैं, उनको पूरा करने में योगदान करे, लोगों को उन नीतियों का और उन नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करे। इसीलिए ग्राम और तालुका स्तर पर कांग्रेस की अनेक कार्य समितियां बनाई गई थी। लोगों को जिम्मेवार बनाने के लिए गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता शुल्क 4 आने कर दी थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वैसे ही लोग सदस्य बने जो इसके नियमों का पालन कर सके, कर्तव्य निष्ठा रख सकें और इसकी गतिविधियों को अपने पूरे दिल से अंजाम दे सके, अपने
मन और हृदय में वो शुद्धता और पवित्रता बनाए रखे। राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में भी गांधी जी का मूल उद्देश्य यही था और अपने हर एक आंदोलनों में, यहाँ तक कि आज़ादी की लड़ाई जब खत्म हो गई, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, तब भी उन्होंने अपने इसी उद्देश्य को, इसी लक्ष्य को बनाए रखा था। इसी संदर्भ में हम अपने अगले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका क्या थी, उन्होंने इसके लिए किस तरह का प्लान तैयार किया था, अपने अगले वीडियो में मैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूँगी।